Hello friends, I am Karnaljeet Singh. Welcome to Learning Plus. Today we will study fourth part of chapter 6 Geography 10th class Manufacturing Industries. In today's video we will cover mineral based industries. Let us start. सो फ्रेंड्स, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है, हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ वाली वीडियो में कि वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो हम मिनरल्स यूज़ करते हैं, जो हम अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स निकालते हैं, वो मिनरल्स सारी जो हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में एज रॉ मटेरियल यूज़ होती हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो हम स्टडी करेंगे उसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ओके, सो आयरन एंड स्टील नाम से हमें पता चल रहा है आयरन और स्टील जो बना रही है इंडस्ट्री। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये हमारी बेसिक इंडस्ट्री है। अब बेसिक इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये जो मटेरियल प्रोड्यूस करती है आयरन और स्टील, ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ को एज ए रॉ मटेरियल उसको जो सप्लाई करती है, दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल है। हमारी जितनी मशीन्स बनती हैं, जितने हमारे नट बोल्ट्स बनते हैं, इंजीनियरिंग का कोई सामान बनता है, ठीक है, वो सारा एवरीथिंग जो है वो आयरन और स्टील से ही हमारा स्टार्टिंग होती है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। ओके, सेकंड थिंग, जो आयरन एंड स्टील है इसकी जो कंजम्पशन है किसी कंट्री में, वो उस कंट्री की जो डेवलपमेंट का इंडेक्स माना जाता है, कितनी प्रोडक्शन और कितनी कंजम्पशन है किसी कंट्री में आयरन और स्टील की। मींस जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी स्टील की, मींस वहाँ पे उतनी फास्ट डेवलपमेंट हो रही है, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, ठीक है। तो जितनी कम कंजम्पशन है उतनी स्लो हो रही है उस कंट्री की डेवलपमेंट। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। ओके, अब आयरन जो हमारी ओर है, आयरन ओर से स्टील या जो प्योर आयरन है वो कैसे बनता है, वो प्रोसेस क्या है? तो उस प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में सारा हमारा प्रोसेस है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चाहिए रॉ मटेरियल्स। अब इस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो नेचुरली आयरन ओर चाहिए हमें, ठीक है, जहाँ से आयरन बनाना है हमने। आयरन ओर के साथ में जो बाकी के रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं वो है कोकिंग कोल, जिसको कोक कहते हैं हम, एंड थर्ड इज़ लाइमस्टोन। अब इन तीनों की जो रेशो है, हमें आयरन जो है उसको स्मेल्टिंग करने के लिए, स्टील बनाने के लिए, इन तीनों की जो रेशो है वह 4:2:1 मीन्स 4 पार्ट्स आयरन और 2 पार्ट्स कोक एंड 1 पार्ट लाइमस्टोन। अब इन तीनों को हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में इन तीनों मटेरियल को डालते हैं और उसमें जो हॉट एयर, जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें हॉट एयर ब्लो की जाती है। उससे क्या होता है, उससे जो आयरन है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो कोक है वो उसकी मेल्टिंग में हेल्प करता है, हीट प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। लाइमस्टोन जो है वो एज ए स्लैग वहाँ पे यूज़ होता है। स्लैग मीन्स जो इम्प्योरिटीज़ हैं आयरन ओर में, उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करता है, सेपरेट करता है लाइमस्टोन जो है, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस में हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं और आयरन जो है वो हम उसमें से निकाल लेते हैं। तो ये बनता है हमारा पिग आयरन। जो ब्लास्ट फर्नेस के बाद में आयरन बना वो पिग आयरन है, ठीक है। अब पिग आयरन जो है वो एज इट इज़ कुछ इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर दिया जाता है जहाँ पे पिग आयरन की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज पिग आयरन से आगे स्टील बनती है, ठीक है। तो स्टील क्या है? स्टील इज़ एन अलॉय। आयरन इज़ अ मेटल, प्योर मेटल, बट स्टील इज़ एन अलॉय। स्टील कैसे बनती है? पिग आयरन की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाती है, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ को ऑक्सीडाइज करने के बाद में उसमें साथ में मैंगनीज जो मेटल है वो ऐड किया जाता है। मैंगनीज हो गया या क्रोमियम मेटल जो उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है।
अब मैंगनीज या क्रोमियम मेटल क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि जो स्टील है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, जब आयरन के साथ ये मेटल्स मिक्स होती हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सेकेंडली, उसकी रस्टिंग नहीं हो पाती। इनकी एडिशन से जो आयरन को रस्ट होता है, रस्ट नहीं लगता, ठीक है, जो स्टील बनती है हमारी। तो स्टील बनाने के बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमने उसको शेप देनी है, उस मटेरियल को, स्टील को। अब शेप देनी है, वहाँ प्रेसेस लगी होती हैं जो प्रेसिंग करती हैं, फिर रोलर्स लगे होते हैं जो रोल करते हैं उसको, ठीक है। और कास्टिंग का प्रोसेस है जिसमें हम शेप देते हैं उस मटेरियल को। अब किस शेप में हमने आगे मटेरियल सप्लाई करना है वो डिपेंड करता है वो मटेरियल कहाँ पे यूज़ होना है। अगर तो स्टील जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होना है, सपोज़ कार बनाने के लिए या व्हीकल्स बनाने के लिए, ठीक है, मोटरसाइकिल, तो वो शीट फॉर्म में जाएगा, रोल करके शीट फॉर्म में उसको सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अगर उसके लिए से कोई मशीन्स बननी है, कोई नट बोल्ट्स बनने हैं, ठीक है, तो वो दूसरी फॉर्म में जो है वो सप्लाई होगा मटेरियल जो है वो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लास्ट प्रोसेस जहाँ पे हम जो है आगे सप्लाई करते हैं मटेरियल में। अगर स्टील की, आयरन और स्टील की प्रोडक्शन की बात करें तो 2018 का जो ईयर है उसमें हमारे पास जो डेटा है, लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, उसमें इंडिया में टोटल जो स्टील की प्रोडक्शन हुई है दैट इज़ 106 मिलियन टन्स इस ईयर में। और इंडिया की जो सेकंड पोजीशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया इज़ ऑन सेकंड पोजीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील, एंड विच इज़ चाइना इज़ नंबर 1। तो चाइना में कितनी प्रोडक्शन है? 928 मिलियन टन्स। तो इंडिया और चाइना में जो गैप काफ़ी ज़्यादा है। 1950s में जो इंडिया और चाइना था, दोनों में स्टील की प्रोडक्शन सेम थी, बट अभी 2018 में जो है वो चाइना में 9 टाइम्स प्रोडक्शन होगी इंडिया से। तो मीन्स इंडिया में अभी जो है वो हैं तो हम सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में, बट स्टिल हमें अपनी जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज़ करना है, हमें अपना जो आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना है। अब उसका रीज़न क्या है, क्यों हमारे यहाँ पे जो आयरन और स्टील की जो प्रोडक्शन है वो कम क्यों है, ठीक है, ये हम बाद में जो है वो डिस्कस करते हैं क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन, पर कैपिटा होता है पर हेड, अगर स्टील की कंजम्पशन पूरे कंट्री में देखें तो कितनी है, तो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन जो 2018 ईयर का हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में जो स्टील की प्रोडक्शन कंजम्पशन है दैट इज़ 70.9 किलोग्राम पर पर्सन, ओके। एंड द वर्ल्ड एवरेज जो है वो 224.5 किलोग्राम। तो हमारी जो इंडिया में कंजम्पशन भी है स्टील की दैट इज़ वेरी लो, वर्ल्ड एवरेज से हमारी कंजम्पशन जो स्टील की है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे हमें जो है वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रेट है वो स्लो है हमारे कंट्री में। सेकेंडली, हमारी बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज़ है, बट उस पॉपुलेशन साइज़ के अकॉर्डिंगली हमारी जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो कम है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हमें अपनी जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, वो इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा स्टील की कंजम्पशन हो पाए। अदरवाइज़ वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, जो मशीनरी हैं या जो इक्विपमेंट है स्टील से बनते वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, बहुत कॉस्टली है ये हमारे यहाँ पे, ठीक है। और हमारी आयरन ओर जो है हम यहाँ पे पूरी की पूरी कंज्यूम नहीं कर पाते, हम आयरन और दूसरे कंट्रीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा लॉस है। हम अगर आयरन ओर को दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने की बजाय अपने कंट्री में ही यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन उसकी करें, स्टील बनाएं, तो दैट विल बी मोर वैल्यूएबल, हम वैल्यू एडिशन कर देंगे उसमें। क्लियर। अब इसके चैलेंजेस हमने देखने हैं, ये प्रोडक्शन, हमारी जो प्रोडक्शन भी कम है और कंजम्पशन भी कम है स्टील की, तो ऐसा क्यों है, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो कोकिंग कोल हमने देखा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है आयरन और एंड स्टील की प्रोडक्शन में। तो कोकिंग कोल जो है, जिसको कोक कहते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी भी कम है हमारे कंट्री में, ठीक है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हाई कॉस्ट मटेरियल है ये। तो एक तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि हमें कोकिंग कोल हाई कॉस्ट जो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। सेकंड जो चैलेंज है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो इतनी स्किल्ड नहीं है, प्रोडक्टिविटी उसकी जो है वो कम है, तो उसको हमें ज़्यादा स्किल्ड बनाना पड़ेगा, उनके जो
टेक्निकल नो हो है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। थर्ड जो है वो इरेगुलर पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम तो हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ में ही है, सेम ही है, ठीक है। पावर सप्लाई जो वो रेगुलर नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है उसमें, तो उससे प्रोडक्शन का लॉस हो जाता है हमारे इंडस्ट्रीज़ का। क्लियर। एंड फोर्थ वन इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंडस्ट्रीज़ हमने बनाई हैं उसमें टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है। हम अभी एफिशिएंसी हमारी कम है, हम एफिशिएंट मेथड जो है नहीं यूज़ कर पा रहे, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की ज़रूरत है आयरन और स्टील प्लांट्स की। क्लियर। उससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो कॉस्ट कम होगी और उससे जो है वो कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी आयरन और स्टील की, ठीक है। तो ये तो हमारे थे चैलेंजेस। अब इंडिया में, भारत में जब आयरन एंड स्टील प्लांट्स की बात करते हैं तो वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो जब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो लोकेशन फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में भी जो है वो रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलता है, क्योंकि आयरन और काफ़ी हैवी और बल्की मटेरियल है। जो इसमें कोल यूज़ हो रहा है, लाइमस्टोन यूज़ हो रहा है, मैंगनीज यूज़ हो रहा है, सारे जो है वो हैवी और बल्की मटेरियल हैं। तो हमें कहाँ लगाना चाहिए प्लांट जो है, आप बताओ स्टूडेंट्स। नेचुरली हमें प्लांट जो है वो कहाँ पे लगाना पड़ेगा, जहाँ पे रॉ मटेरियल का सोर्स है। इसीलिए इसको हैवी इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी हैवी है और फिनिश गुड्स भी हैवी हैं इसमें। तो हमें अपने प्लांट कहाँ लगाने हैं, जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिलता है। तो इंडिया में जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है, ये जो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इसका ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं। आयरन ओर भी है, कोक भी है, वहाँ पे कोल भी मिल जाता है, मैंगनीज, लाइमस्टोन, एवरीथिंग, सारे रॉ मटेरियल यहाँ पे हमें जो ईजिली मिल जाते हैं नियर बाई एरियाज़ में। तो इसलिए जो मोस्ट ऑफ द आयरन और स्टील प्लांट्स हैं वो कहाँ कंसंट्रेटेड हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, आयरन और स्टील प्लांट जो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ही कंसंट्रेटेड क्यों है, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर है क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ पे सारा अवेलेबल है। क्लियर। इसके बाद जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मिनी स्टील प्लांट एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मिनी स्टील प्लांट जो वो एरिया वाइज या कैपेसिटी वाइज बहुत स्मॉल होते हैं मिनी स्टील प्लांट। सेकेंडली, मिनी स्टील प्लांट में हम इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करते हैं, ठीक है। जो मेल्ट करने के लिए आयरन को हम इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करते हैं। क्लियर। जबकि जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है उसमें बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं, वो बहुत बड़े एरिया में लगते हैं और उनमें ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे बात की थी ना ब्लास्ट फर्नेस की, तो यहाँ पे जो स्मेल्टिंग के लिए आयरन की ब्लास्ट फर्नेस यूज़ होती है। क्लियर। सेकंड जो डिफरेंस है वो रॉ मटेरियल का। जो मिनी स्टील प्लांट है वहाँ पे जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन, जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से आता है ये स्पॉन्ज आयरन। और स्क्रैप कहाँ से, मार्केट से आ रही है वो स्क्रैप, जो पुराने मटेरियल हम सेल कर देते हैं, ठीक है, वो तो उसको यूज़ करके जो है वो आगे दोबारा से मेल्ट करके आयरन और स्टील बनाया जाता है यहाँ पे। और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है वहाँ का हमारा रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ओर। वहाँ पे डायरेक्टली आयरन ओर आती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है आगे मेल्ट करके आयरन में, फिर स्टील में, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है इसमें मिनी स्टील प्लांट और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में, वो है मिनी स्टील प्लांट में हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो माइल्ड एंड अलॉय स्टील जो है वही प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक ही प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे, स्क्रैप्स को मेल्ट करके दोबारा से माइल्ड और अलॉय स्टील बनाया जा रहा है, ठीक है। जबकि जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है उसमें सारे प्रोसेस हो रहे हैं, आयरन ओर से लेके ब्लास्ट फर्नेस मेल्ट करके पिग आयरन, फिर ऑक्सीडेशन करके उसकी, फिर रोलिंग और प्रेसिंग। टोटल जो प्रोसेसेस हैं आयरन ओर से लेके स्टील मेकिंग तक और बाद में रोलिंग तक, सारे प्रोसेस एक ही प्लांट में जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड जो स्टील प्लांट्स हैं ये काफ़ी जो है वो लार्ज एरिया में
और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इनको लगाने के लिए। इसलिए जो स्टार्टिंग में हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद में जो प्लांट्स लगे हैं आयरन और स्टील के, वो मोस्टली जो है वो पब्लिक सेक्टर में लगे हैं। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं वो प्लांट्स, गवर्नमेंट ने लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट की और वही रन कर रही है उनको। तो ये जितने भी आयरन और स्टील प्लांट्स हम मैप के ऊपर देख रहे हैं, ये सारे जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है नंबर 1। सेकेंडली ये सारे जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में लगे हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं। ये ओनली एक है जो जमशेदपुर वाला जो प्लांट है झारखंड में, वो टाटास का प्लांट है, वो प्राइवेट है, प्राइवेट ओनरशिप है। बाकी जो सारे वो पब्लिक सेक्टर के प्लांट्स हैं और इनको रन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की एजेंसी है सेल। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन सारे आयरन और स्टील प्लांट्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनमें और इनको रन करने के लिए। क्लियर फ्रेंड्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद में जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में मिनरल बेस्ड, दैट इज एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। अब एल्युमिनियम भी एक मेटल ही है, आपको पता है, और जो एल्युमिनियम मेटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मेटल है। रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसकी इंक्रीज़ हुई है। उसके रीज़न क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके करैक्टरिस्टिक्स एल्युमिनियम के जो हैं, एक तो ये वेट में बहुत लाइट है, लाइट वेट है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आयरन के जो है वो कंपैरेटिवली भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आयरन के इक्विवेलेंट इसकी स्ट्रेंथ भी है अगर इसके साथ दूसरी मेटल्स को मिक्स करके अलॉय बना दिया जाए। तो वेट में लाइट है, स्ट्रेंथ में ये आयरन का जो वो कॉम्पिटिटर है, आयरन को compete करती है। तो ये जो मेटल है ये हमारी पॉपुलरली यूज़ हो रही है यूटेंसिल्स बनाने के लिए, नंबर 1। सेकेंडली जो एयरक्राफ्ट के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए वो लाइट वेट चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी चाहिए, तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एल्युमिनियम जो है यूज़ हो रहा है। थर्ड, इसकी जो प्रॉपर्टी है इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है, इसलिए ये कहाँ पे यूज़ होगी, वायर्स बनाने के लिए। ठीक है, ये मैलिएबल और डक्टाइल भी है, इसलिए इसको वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो जो वायर्स आजकल जो लाइव वायर्स जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट की जाती है डैम से हमारे जो है वो घरों तक, दैट इज़ एल्युमिनियम वायर्स। ओके, तो ये जो एल्युमिनियम है ये जो है उसके यूजेस हैं। एल्युमिनियम जो मेटल है ये इसकी जो ओर है उसका नाम है बॉक्साइट, हमने पढ़ा था मिनरल्स वाले चैप्टर में। तो जो बॉक्साइट ओर है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है बॉक्साइट और उसके साथ में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं मिक्स। तो हम क्या करते हैं, बॉक्साइट की प्रोसेसिंग करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं एलुमिना में। ठीक है, तो एलुमिना में जब कन्वर्ट करते हैं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके एलुमिना में कन्वर्ट होता है और एलुमिना की फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में, और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद एलुमिना से बनता है एल्युमिनियम। क्लियर। अब यहाँ पे जो बॉक्साइट है वो 4 to 6 टन्स अगर हम बॉक्साइट को प्रोसेस करते हैं तो उसमें से एलुमिना जो है वो 2 टन्स प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और एलुमिना से आगे जब एल्युमिनियम बनाते हैं तो 1 टन एल्युमिनियम की प्रोडक्शन हो रही है। तो मीन्स हम बॉक्साइट 4 to 6 टन्स अगर जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूम करेंगे तो 1 टन उसमें से एल्युमिनियम जो है वो प्रोड्यूस होता है, बाकी सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव हो जाती हैं। क्लियर। अब जो एल्युमिनियम है इंडस्ट्री है, इसके लिए एक तो पावर सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसके लिए जो रॉ मटेरियल है जो बॉक्साइट है उसकी रेगुलर सप्लाई मिलनी चाहिए मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। तो ये दोनों 2 फैक्टर्स ही हैं जो इस इंडस्ट्री की लोकेशन को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बाद में जो हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़। अब केमिकल इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कैसे डाइवर्सिफाई है ये। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है ये फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में, और एशिया में जो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री है उसकी 3rd पोजीशन है, और वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे 12th पोजीशन है इंडिया की केमिकल इंडस्ट्रीज़ की। अब जो केमिकल्स हैं वो 2 टाइप के हैं जो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एक तो हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, दूसरे इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये आपने केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या डिफरेंस होता है। जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो उसकी मेन करैक्टरिस्टिक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स।
ठीक है, चेन्स उनकी, तो वो हमारे जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उसमें हमारा एक मेटल होता है, ठीक है, उसमें मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, तो मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिकल्स में मेटल्स के कंपाउंड मेटल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा आपका जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। अब ऑर्गेनिक केमिकल्स और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल जो हम प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडस्ट्री में मेन, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फर्दर जो आगे कहाँ पे यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जैसे पॉलिएस्टर और नाइलॉन है, ठीक है, प्लास्टिक्स, पेंट्स, डाई स्टफ्स, ठीक है, जो डाई स्टफ्स क्या हैं, जो डाइस फैब्रिक को डाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो डाइज यूज़ होती हैं वो होते हैं डाई स्टफ। क्लियर। इसके अलावा जो बाकी के केमिकल्स हैं इंपॉर्टेंट केमिकल्स, वो सोडा ऐश जो है वो आपके वॉशिंग पाउडर जो है वो बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी सोडा ऐश जो है वो यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड, फिर कास्टिक सोडा, ये सारे हमारे जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। सेकेंड इज ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स में हमारा बेसिकली जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, जो हमारा पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन हम करते हैं उसमें से हम पेट्रोल, डीजल, ठीक है, गैसोलीन ऑयल को जो है वो अलग करते हैं, तो उसमें से कुछ बाई प्रोडक्ट ऐसे निकलते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो आगे हमारे जो है वो दूसरी केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो इससे क्या क्या बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर, ओके, देन सिंथेटिक रबड़, डाई स्टफ, एंड देन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स आपकी मेडिसिन्स जो बनती हैं, तो मेडिसिन्स भी इससे बन रही हैं, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से। अब जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है ये काफ़ी सारा रॉ मटेरियल जो है वो अदर केमिकल इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती है, ठीक है, इसलिए जो ये इंडस्ट्री है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सारी इंडस्ट्रीज मेनली जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं उनके पास में लगाई जाती हैं, ताकि जो वहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिल जाए, उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बाकी के केमिकल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में हम बना सकते हैं। क्लियर। केमिकल इंडस्ट्री जो है वो अपने आप की सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। जैसे हमने पढ़ा था पहले, हमने बनाया सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल इंडस्ट्री में, और वही सल्फ्यूरिक एसिड आगे फर्टिलाइज़र और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये केमिकल फिर केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा पेट्रोकेमिकल है, तो ये आगे फर्दर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए। क्लियर। तो इसलिए जो केमिकल इंडस्ट्री है वो अपने आप की लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, ठीक है। मीन्स जो केमिकल बन रहे हैं फर्स्ट स्टेज पे, वही केमिकल दूसरे प्रोसेसिंग के लिए दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में फिर जाके जो है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड जो हमारी इंडस्ट्री हम स्टडी करेंगे दैट इज़ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र आपको पता है जो हम क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, खाद जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। अब जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है ना, इसमें बेसिक जो हमारा मटेरियल यूज़ होता है, जो बेसिक फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स। बिकॉज प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मेन जो हमें एलिमेंट चाहिए वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स ही ज़्यादा हम बनाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यूरिया, यूरिया के बाद में DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, और थर्ड जो हमारी है वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स काफ़ी सारे एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स उसमें हम जो है वो बनाते हैं, तो क्रॉप को जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो है वो देने प्रोवाइड करने के लिए। तो उसमें बेसिकली हमारा जो नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स में। और इसमें जो पोटाश है वो इंडिया में उसके रिसोर्सेज नहीं है पोटाश के, इसलिए पोटाश हमें बाहर के कंट्री से जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है अपने कंट्री में। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स, DAP, यूरिया, ये हमारे जो हैं मेन फर्टिलाइज़र्स हम जो बना रहे हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। क्लियर। अब हमारी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के ऊपर ही सेंटर्ड है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में इस इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रोथ की है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो हमने स्टार्ट किया था, जिससे जो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। तो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में जो ये इंडस्ट्री है जो स्प्रेड हुई,
जो मेन इंडस्ट्री जो हमारे इंडिया में लगी हुई है जो स्टेट्स में, उसमें है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला। इन स्टेट्स में हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है। क्लियर। इसके अलावा और काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जिसमें जो है वो कुछ प्लांट्स हमारे फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है दैट इज़ सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट इंडस्ट्री जो है, इसका जो प्रोड्यूस है सीमेंट है। सीमेंट कहाँ पे यूज़ हो रहा है आप लोगों को भी पता है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम सीमेंट को यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जैसे ब्रिजेस की, हॉस्पिटल्स की, बिल्डिंग्स की, घरों की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, फैक्ट्रीज़ की कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारा जो चीज़ें जो इनको मिला के हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए सीमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं। तो सीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करने के लिए। ये जो इंडस्ट्री है इसमें जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली सिलिका, जिप्सम, लाइमस्टोन एंड एलुमिना, ये सारी जो रॉ मटेरियल हैं ये हैवी और बल्कि हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री भी जो है वो हैवी इंडस्ट्री में आती है। और मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं प्रोडक्शन के लिए, सीमेंट प्लांट्स, वो हम लगाते हैं जहाँ पे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, जहाँ पे ये मटेरियल जो हमें मिलता है वहीं पे लगाने की कोशिश करते हैं। इन इंडिया फ्यू प्लांट्स आर लोकेटेड आल्सो इन द कोस्टल स्टेट्स लाइक गुजरात। तो गुजरात में लगाने का कारण क्या है? क्योंकि गुजरात से जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, इन कंट्रीज़ को जो है हमारी मेन मार्केट है हमारे सीमेंट के लिए। तो हम जो एक्सपोर्ट करना है वो वहाँ से, गुजरात से जो हमारे पोर्ट्स हैं, कांडला पोर्ट, वहाँ से ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उस वे से वहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए हैं। इसके लिए जो मेन मार्केट है हमारे सीमेंट के लिए, उसमें ईस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, और इसके साथ ही हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, हमारी बहुत बड़ी कंट्री में जो डोमेस्टिक मार्केट भी है सीमेंट के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो उसमें हमारा जो है कंजम्पशन डोमेस्टिक मार्केट में भी हो रही है और एक्सपोर्ट भी हमारा जो है वो इन कंट्रीज़ को हमारा जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इस इंडस्ट्री को जो ग्रोथ करने के लिए जो फैक्टर्स हैं इसमें, वो इलेक्ट्रिक पावर एक रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए, और जहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पे रेल ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। रेल ट्रांसपोर्टेशन किस लिए? जो सीमेंट प्रोड्यूस किया उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री के बाद में, दैट इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपको पता है ऑटोमोबाइल्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर्स की और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल्स। तो इंडिया में जो ऑटोमोबाइल्स की प्रोडक्शन है उसमें बसेस, कार्स, ट्रक्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और मल्टी यूटिलिटी जो व्हीकल्स हैं, ये सारी प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में। क्लियर। और रेलवे की प्रोडक्शन भी है, ठीक है। कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जो हमारे रेलवे कोचेस बना रही हैं, इंजन्स बना रही हैं। तो सारे टाइप के हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो इंडिया में जो है वो ऑलमोस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है इसकी ग्रोथ हुई है रिसेंट ईयर्स में, लास्ट 30-40 ईयर्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, स्पेशली 1990s के बाद में। अब 1990s के बाद में बहुत ज़्यादा ग्रोथ क्यों हुई है, उसका रीज़न क्या है? एक तो है लिबरलाइजेशन। 1990s में आपको पता लिबरलाइजेशन हुई थी। तो लिबरलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर का पैसा यहाँ पे लगना शुरू हुआ, ठीक है, FDI। और इन कंपनीज के आने से जो नए मॉडल्स हैं टू व्हीलर्स के और कार्स के और अदर व्हीकल्स के, न्यू मॉडल्स, ठीक है, कंटेम्प्रेरी मॉडल्स जो है वो मार्केट में आए, जिससे लोगों में जो है उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है लास्ट 20-30 ईयर्स में। क्लियर। जो मेन सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पे ये इंडस्ट्री लोकेटेड है वो हैं दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, देन इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। ये मेन सेंटर्स हैं, और कुछ प्लांट्स जो वो डिफरेंट लोकेशंस में इंडिया में और भी लगे हुए हैं। तो थर्ड जो लास्ट हमारी इंडस्ट्री है दैट इज़ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स कौन से हैं जो हम यूज़ करते हैं? जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं,
रेडियो है, ठीक है, टेलीविज़न है, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, देन योर कंप्यूटर्स एंड अदर इक्विपमेंट ओके विच आर रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, दूर तक जो कम्युनिकेट किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कम्युनिकेट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यूज़ होती हैं वो सारी इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के जो मेजर सेंटर्स हैं इंडिया में वो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है उसने इस इंडस्ट्री जो है हमारी आईटी इंडस्ट्री उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रो किया है। हार्डवेयर्स मीन जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनी हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर्स बने हैं या मोबाइल्स बने हैं, तो वो हार्डवेयर बाकी के सॉफ्टवेयर जो उसके ऊपर प्रोग्राम रन करते हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होने से हमारी जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है इंडिया में भी बाकी के वर्ल्ड में भी, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का उसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रीज एंड देयर सॉल्यूशंस वो पढ़ेंगे। थैंक यू।